रावण भी तो गेरुआ वस्त्रधारी था ना, सीता का हरण करके ले गया। तो एक रंगी गैंग जो है ना, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है। एसआईआर के पीछे जो है, मैं कह दूं कि यह घोषित एनआरसी है, जैसे आरएसएस का षड्यंत्र है, क्योंकि आरएसएस शुरू से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का विरोधी रहा है। जो इंडिया गठबंधन के हार का, उसमें एसआईआर का भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी का वोट काट दो। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता आरएसएस के कैडर रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को कैसे गुलाम बना करके रखना है। तो सारी प्रक्रिया जो है, इस समय जो गुजराती गैंग है, वह गुजराती गैंग पूरे देश को हैंडल करने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आपको बता दें कि इस वक्त एसआईआर को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीएलओ ने भी यहाँ तक अपनी जान दे दी थी और कई लोगों ने तो जहर खा के आत्महत्या भी कर ली है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं सपा नेता लौटन राम निषाद जी। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अब एसआईआर का मुद्दा जो चल रहा है, जो एसआईआर बिहार से उठकर फिर यूपी में हो रहा है और कई इसको लेकर खबरें आ रही हैं कि किसी को फॉर्म नहीं फिलअप करने को मिल रहा है और कई बीएलओ जो है, इतना काम का प्रेशर है, वो जान दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी कल की घटना आई है कि जौनपुर का एक प्राथमिक शिक्षक, जिसका जो गोंडा में पदस्थ थे, बीएलओ की जिम्मेदारी थी, वह जो है सुसाइड करने को मजबूर हुआ। प्रशासन के द्वारा यह दबाव डाला जा रहा था कि ओबीसी, एससी का वोट काट दिया जाए। एक फतेहपुर में भी ऐसी घटना आई है। ये एसआईआर के पीछे जो है, मैं कह दूं कि यह घोषित एनआरसी है और सीधे ये मताधिकार से वंचित करने का ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को। दूसरी तरफ जो है कि उनकी नागरिकता को खत्म करने का। और जब नागरिकता खत्म हो गई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, वह सारे अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आप बताइए कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर की तिथि दी गई है। मैं भी क्षेत्र में, जहां से हमें प्रभारी और प्रत्याशी बनाया गया है, गोसाईगंज में, तमाम मैं बूथों पर गया। ऐसे ऐसे लोगों को बीएलओ बनाया गया है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आशा बहू है, रोजगार सेवक हैं, जिनको की खुद जानकारी नहीं है कि कैसे हमको जो है कि फार्म को भरना है और लोड करना है। दूसरी चीज, ये समस्या भी आ रही है कि कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ये नहीं, जो करना भी चाह रहा है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम, एक तो ऊपर से इतना प्रेशर जो है, 1 महीने का समय दिया गया है। अगर निर्वाचन आयोग वास्तव में चाहता है कि निष्पक्षता पूर्वक मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो, तो इसको कम से कम 3 महीने का समय और बढ़ाना चाहिए। अभी देखिएगा, अभी मैं देखा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु में और गुजरात में दर्जनों जो है बीएलओ जो है आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। अभी ये गोंडा का जो शिक्षक थे यादव, जौनपुर के रहने वाले, उनके घर पर पुलिस जा करके दबाव डाल रही है कि मीडिया के सामने कोई बात मत करना, ताकि इनका भंडा फोड़ हो जाए। वो व्यक्ति अपने घर के लोगों को फोन किया कि मेरे ऊपर जो है इतना दबाव बनाया जा रहा है कि ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी का वोट काट दो, मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। लोगों ने समझाया, लेकिन वह इतना हतोत्साहित हो गया और असहज स्थिति में जाकर डिप्रेशन का शिकार होकर के वह लड़का आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर प्रशासन पर दबाव डाल करके एसआईआर के माध्यम से, जिस तरह से बिहार ये कहा जाता है कि जब कुत्ते के मुंह खून लग जाता है ना, तो बार बार वह शिकार की तलाश में चलता है। बिहार में 66 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया, जिसका जो वहाँ फैक्टर जो बना, जो इंडिया गठबंधन के हार का, उसमें एसआईआर का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और कभी केचुआ के जो मुख्य आयुक्त हैं, आज टीएन शेषन याद आ रहे हैं। हमने 93 का दौर देखा कि टीएन शेषन जैसा, उसके बाद कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। नाम अगर किसी से पूछ दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता आरएसएस के कैडर रहे हैं और यह तो जो है आज देखा जा रहा। बताइए, अमित शाह का इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अमित शाह का पैर छू रहा है। तो ये तो पूरी तरह जो है कि जो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था कहा जाता था, उसका तो ये मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे गांव में मैं देखता था पहले कि मदारी आता था और डमरू बजाकर बंदर और बंदरिया को अपने इशारे में नचाता था। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे चाह रहे हैं, वैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जो है कि नचाने का काम कर रहे हैं।
तो यह जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है ये एनआरसी पार्ट 2 है। क्या अभी 2027 का चुनाव आने को करीब है, बहुत करीब हो गया, क्या लगता है एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है उसको जो दूसरी पार्टी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जिस तरह से जो है कि लोकतंत्र का संविधान का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, ये सरकार चली उसको कौन चला रहा है? अनुप्रिया पटेल चला रही है, वो चवन्नी छाप जयंत चौधरी चला रहे हैं, एक नाथ सिंह चला रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। तो ये लोग ही जो है ना कि भारतीय जनता पार्टी के कुल्हाड़ी के बेत बने हुए हैं और अपने लोगों का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारे ओबीसी एससी एसटी को माइनॉरिटी को वह छीना जा रहा है। लेकिन यह कुंडली मार के बैठे, अरे भैया जंगल में आग लगती है ना तो उसमें जो है खाली मेमने सियार नहीं मरेंगे, उसमें शेर को भी जल करके मरना पड़ेगा। तो आज ओबीसी एससी एसटी समाज को जो है छला जा रहा है, लूटा जा रहा है। खुलेआम जो है कि उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली, तमाम राज्यों की आरक्षण नियमावली का गला घोट करके गलत तरीके से जो है गैर पीडीए के लोगों को नौकरी दी जा रही है कि कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। इस समय धान की कटाई और पिटाई का काम है, गन्ना की कटाई का काम है, चीनी मिलों का काम चल रहा है और लगन जो है कि समझिए कि इतना ज़्यादा सहालक का स्थिति है और उसी में 4 दिसंबर तक इतनी लगन है कि हम जैसे लोगों को न्योता करते करते परेशान हो जाना पड़ रहा है। और उसी में 4 दिसंबर जो है जानबूझ करके जो है कि अंतिम तिथि एसआईआर की गई है। यह पूरी तरह से आरएसएस का षड्यंत्र है, क्योंकि आरएसएस शुरू से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का विरोधी रहा है, हमारे तिरंगे का भी विरोधी रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी विरोधी रहा है। और जो स्थिति आज देश में बनी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो, आज पूरी तरह से गोलवलकर ने 1960 के दशक में जो 2 किताबें लिखा था, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन वुड डिफाइन, कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को कैसे गुलाम बना करके रखना है। तो सारी प्रक्रिया जो है इस समय जो गुजराती गैंग है वह गुजराती गैंग पूरे देश को हैंडल करने का काम कर रहा है। अच्छा, अभी जैसे देखा जाए कि सीएम योगी घुसपैठियों की बात करते हैं, अमित शाह भी बात करते हैं और अब चुनाव भी करीब आ गया है और ये भी कहते हैं कि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है यहाँ से और जो भी अपराध करते हैं उनको कुख्यात या कोई भी हो सब पर शिकंजा कसता है, फिर उनको जेल में भेजते हुए थोड़ी देर में लंगड़ाते हुए निकलते हैं। लेकिन एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड आए, जो आंकड़े आए, वो तो टॉप पर, लखनऊ टॉप पर हो रहा है। आप कैसे देखिए? देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, बहन बेटियों की उठाई गिरी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1, जातिवाद में नंबर 1। उत्तर प्रदेश तो रिकॉर्ड कायम कर रहा है। एक रंगी गैंग जो है यह पूरी तरह से जो है ना कि हमारे ओबीसी एससी एसटी को डराने का, नफरत की राजनीति फैलाने का, दहशत की स्थिति में हमारे पीडीए परिवार को ले जाने का काम करे। और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और दूसरी तरफ गेरुआ वस्त्रधारी है। अरे रावण भी तो गेरुआ वस्त्रधारी था ना, सीता का हरण करके ले गया। तो एक रंगी गैंग जो है ना ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। और योगी आदित्यनाथ में एक पैसे का भी संत महात्मा जोगी सन्यासी का गुण दिखाई नहीं देता है। कट्टर जातिवाद उनके अंदर भर भर के पड़ा है। और उन्होंने तो कहा था कि हमें तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, इसका अभिमान है। तो जिसके अपने क्षत्रिय कुल में पैदा होने का गर्व है, घमंड है, अभिमान है, मान है, तो ऐसे संत से कौन सी हम अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने तमाम मुसलमान मिल गया, उसकी संपत्ति को कुर्क कर दो, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, उनका जो है आपने कहा कि लंगड़ा कर दो, फुल इनकाउंटर भी कर दिया गया। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने सूची जारी किया था माफियाओं की, अपराधियों की, जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर उसमें सिंह उपनामधारी थे। कितने की संपत्ति कुर्क हुई, कितने का फुल इनकाउंटर हुआ, कितने का हाफ इनकाउंटर हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। जाति देख करके जो है आज ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं तो उनके साथ ज्यादती जो है की जा रही है। अब जैसा कि 2027 का चुनाव करीब आ गया और आपको भी गोसाईगंज सीट से प्रभारी बनाया गया है, तो 2027 चुनाव में कैसा क्या रणनीति रहेगी कि सपा की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? आप किस तरह से करेंगे कि सत्ता परिवर्तन की कर सके? देखिए, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले
पीडीए का नारा दिया था और आज अखिलेश यादव जी पूरे देश में जो है कि एक ब्रांड के रूप में उभर के आए हैं। पीडीए महानायक की छवि बनी है और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, नट बोल्ट कसने के लिए जो है कि माननीय जी ने प्रदेश के पदाधिकारी हों, जिला के अध्यक्ष और महासचिव हों, तमाम सांसद और विधायक हैं, विभिन्न आनुषंगिक संगठन जो हमारे 16 हैं, सारे लोगों की मीटिंग लेकर के बूथ तक जाने की और सेक्टर, जोन, बूथ प्रभारियों को जो है कि जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करने का, अभी 4-5 दिन पहले बूथ प्रहरी भी बनाने का आदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। तो जिस तरह लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते थे 80 में 80 का, 80 में 79 का, सैफई परिवार को भी कहते थे कि हार मिलेगी, लेकिन हमारे पीडीए ने जो है अपनी ताकत दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके धूल चटाने का काम किया। अब हमारी लड़ाई जो है पीडीए परिवार की जो है पूरी तरह लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय को जो है कि बचाने के लिए है। और जो 2027 की लड़ाई है 10 बनाम 90 की है, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था 70 के दशक में कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये 10% जो एक रंगी गैंग हैं, उनका मुकाबला हमारे पीडीए परिवार के लोग अपने वोट की ताकत से देने का काम करेंगे। तो देखा आपने जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो सपा नेता थे लौटन राम निषाद, उन्होंने बताया कि जो एसआईआर का मुद्दा है और जो एसआईआर की वजह से बीएलओ अपने जान दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो 4 दिसंबर की जो प्रक्रिया 4 दिसंबर तक रखी गई है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और लेकर कहा है कि 2027 चुनाव के ऊपर भी उन्होंने बताया है कि 2027 में जिस तरह से विपक्षी या सत्ता पार्टी जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो वापस वही आएगी, लेकिन उन्होंने कहा पीडीए सब पर भारी पड़ेगा और इस बार तो भाई सत्ता परिवर्तन हो करेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज, लखनऊ।